अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्यास पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप का इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। 2020 में ये पेपर कंडक्ट हुआ है, तो इस पेपर के अंदर हम कंबाइन एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जो प्यास का इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची का जो पेपर हुआ उसके कंबाइन एमसीक्यूज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जो भी स्टूडेंट प्यास का पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर देना चाहते हैं तो वो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट वीडियो को देखें। उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, उनको काफ़ी आइडिया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स में ये एमसीक्यूज आए हुए हैं। तो ये 2020 का इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहें। तो स्टूडेंट, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यास पोस्ट ग्रेजुएट फेलोशिप इलेक्ट्रॉनिक्स 2020 का ये पेपर हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट का ये पेपर है। तो दो स्टूडेंट टोटल इसके जो एमसीक्यूज हैं 60 एमसीक्यूज हैं। तो इसके अंदर सिर्फ टेक्निकल एमसीक्यूज इंक्लूडेड थे क्योंकि कोविड-19 की वजह से जनरल पार्ट इस पेपर के अंदर इंक्लूड नहीं था। जनरल पार्ट के अंदर फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के एमसीक्यूज होते हैं। कोविड-19 की वजह से जो इसके जनरल पार्ट को टेस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था। लेकिन इस साल भी जो अभी 2021 में जो पेपर होगा इसमें काफ़ी चांसेस है कि इसमें भी जनरल पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, तो सिर्फ टेक्निकल पार्ट इंक्लूड होगा। तो टेक्निकल जो पार्ट के टोटल एमसीक्यूज हैं इस पेपर में 60 एमसीक्यूज हैं और टोटल जो टाइम अलाउड है वो 60 मिनट जो है टोटल टाइम अलाउड है। तो 60 मिनट के अंदर ये 80 मिनट्स के अंदर ये 60 एमसीक्यूज का मुकम्मल करना था। तो टोटल टाइम 80 मिनट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज 60। तो स्टूडेंट, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इन सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम इफ द डंपिंग रेशियो इज इंक्रीज्ड देन द परसेंटेज ओवरशूट शुड परसेंटेज ओवरशूट। ऑप्शन ए में कहता है डिक्रीज्ड, ऑप्शन बी में कहता है इंक्रीज्ड, ऑप्शन सी में कहता है जीरो, या फिर इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्टूडेंट, ये सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है। अगर हम डंपिंग रेशियो को अगर डिक्रीज कर दें तो परसेंटेज या ओवरशूट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो कंट्रोल सिस्टम के जो प्यास के फेलोशिप के पेपर में समटाइम्स आ जाते हैं इस तरह के। इससे पहले पेपर्स के अंदर भी कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये यहाँ पे जो आपने याद रखना है कि ये सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है। तो ऑर्डर ऑफ सिस्टम का टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिस्टम का ऑर्डर को कैसे फाइंड किया जाता है। इन सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम विद डंपिंग रेशियो इज डिक्रीज देन द परसेंटेज ओवरशूट विल बी, तो परसेंटेज ओवरशूट वैल्यू वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसी तरह अगर डंपिंग फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, डंपिंग फ्रीक्वेंसी, अगर डंपिंग फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर दिया जाए, यहाँ पर अगर डंपिंग रेशियो का हमें बताया गया है, लेकिन अगर डंपिंग फ्रीक्वेंसी की यहाँ अगर बात की जाए तो डंपिंग फ्रीक्वेंसी को अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो हमारे पास मैक्सिमम ओवरशूट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर डंपिंग रेशियो के बारे में क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना है डंपिंग रेशियो को अगर डिक्रीज करेंगे तो परसेंटेज ओवरशूट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। डिटरमिन द राइज टाइम फॉर द सिस्टम। हमने राइज टाइम को कैलकुलेट करना है। राइज टाइम क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन दिया गया जी है एस इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 2। तो इसका राइज टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, राइज टाइम के बारे में ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूँ कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कौन सा फार्मूला यूज होता है, क्या उसमें क्या चीज़ें हमारे पास यूज होती हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। ये इससे इस पहले भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो ये आप देख सकते हैं जनरल ट्रांसफर फंक्शन का आपको पता होना चाहिए। जनरल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम और सेकंड ऑर्डर सिस्टम और एफ सी एफ एस डिवाइडेड बाई आर एफ एस विल बी इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस टू जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। जनरल ट्रांसफर फंक्शन को हम ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल ट्रांसफर फंक्शन है, इसको हमने जनरल ट्रांसफर फंक्शन के साथ कंपेयर कर दिया है। ओमेगा एन को, ओमेगा एन इज इक्वल टू 25 है हमारे पास, ओमेगा एन इज इक्वल टू 25, जो ओमेगा एन की वैल्यू आ जाएगी वो 5 आ जाएगी। तो ओमेगा एन बेसिकली अनडेम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, अनडेम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिस्टम। और दूसरा इसमें जो ओमेगा एन, इसके अलावा जो दूसरा हमने फाइंड करना है जीटा, 2 जीटा ओमेगा एन विल बी इक्वल टू 6s। जीटा डंपिंग फैक्टर हमारे पास 2 जीटा ओमेगा एन विल बी इक्वल टू 6s। तो इसकी वैल्यू को वैल्यू भी हम फाइंड कर लेंगे। डंपिंग फैक्टर की जो वैल्यू होगी 3 डिवाइडेड बाई 5, तो 0.6 की वैल्यू आ गई। अब राइज टाइम का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जो राइज टाइम का फार्मूला ये है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास ये राइज टाइम आ जाएगा। तो राइज टाइम भी टाइम रिक्वायर्ड बाय द रिस्पांस टू रीच 10 to 90% और 0 to 100% ऑफ फाइनल वैल्यू। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको आपने याद रखना है, इसके बारे में आपने देख लेना है। तो इसकी वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो राइज टाइम की वैल्यू आ जाएगी वो 0.5। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप कंट्रोल सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर प्यास की फेलोशिप की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो 0.55 हमारा जो राइज टाइम की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
0.5 हमारा जो है वो राइट आंसर है। राइज टाइम जो बन जाएगा 0.5 सेकंड्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक सिस्टम हमें गिवन है जी एफ एस इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन है इज इक्वल टू दी 1/s²। तो ये सिस्टम हमारे पास स्टेबल है, अनस्टेबल है, मार्जिनली स्टेबल है, या फिर इसमें से कोई ऑप्शन 2 नहीं है। तो स्टूडेंट्स सिस्टम स्टेबिलिटी पे भी ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिस्टम स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा सिस्टम स्टेबिलिटी के तमाम ये ग्राफ आपको नज़र आ रहा होगा। ये जी ओमेगा एक्स कर्व जो बन रहा है ये आप देख सकते हैं। तो अगर सिस्टम स्टेबल सिस्टम होगा जब उसके सारे पोल जो हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन की तरफ होंगे, तब सिस्टम हमारे पास स्टेबल होगा। कोई भी प्लेन राइट हाफ प्लेन की तरफ ना हो, ना ही कोई भी जी ओमेगा एक्सिस के ऊपर हो, इस टाइप ऑफ सिस्टम को हम स्टेबल सिस्टम कहते हैं। तमाम पोल्स हमारे जो है वो लेफ्ट हाफ प्लेन की तरफ हों। अगर अनस्टेबल सिस्टम होता है, कोई एक पोल भी हमारा राइट हाफ प्लेन की तरफ चला जाए तो हमारा वो सिस्टम अनस्टेबल सिस्टम हो जाता है। इसी तरह अगर तमाम हमारे पोल जो हैं वो लेफ्ट हाफ प्लेन की तरफ हों और हमारे कोई एक या दो पोल जो है हमारे पास जो वो ओरिजिन के ऊपर आ जाएं, तो उस टाइप के सिस्टम को भी अनस्टेबल कहते हैं। इसका मतलब जो रिपीटेड पोल्स, एक से ज़्यादा पोल हमारे पास ओरिजिन के ऊपर आ जाएं, तो इस टाइप ऑफ सिस्टम को हम कहते हैं अनस्टेबल सिस्टम। अगर सिस्टम के कुछ ना कुछ पोल जो हमारे पास लेफ्ट हाफ प्लेन भी हों और कुछ पोल हैं जो जे मेगा एक्सिस पे ऊपर हों, तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। लेकिन ओरिजिन के ऊपर एक से ज़्यादा पोल अगर आ जाए तो सिस्टम को अनस्टेबल सिस्टम कहा जाता है, रिपीटेड पोल एट द ओरिजिन। तो इसको एक कंडीशन जिनको आपने देख लेना है। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कहा था यहाँ पर एस इज इक्वल टू दो पोल हमारे पास जीरो के ऊपर आ रहे हैं। दो पोल इसका मतलब है ओरिजिन के ऊपर हमारे पास दो पोल्स लाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ये सिस्टम जो ये अनस्टेबल सिस्टम होगा। ओरिजिन के ऊपर हमारे पास दो पोल्स यहाँ पर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये सिस्टम अनस्टेबल, ये वायलेट कर रहा है कंडीशन जो स्टेबिलिटी कंडीशन को ये वायलेट कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर बनता है। सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द साइन ऑफ ओमेगा टी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बताना है। जे डिवाइडेड 2 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई जे ओमेगा प्लस 1 और जे ओमेगा स्क्वायर। तो जे ओमेगा स्क्वायर स्टूडेंट, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरह फोरियर सीरीज ये इनमें से लाजमी प्यास फेलोशिप में क्वेश्चन आता है। इस टॉपिक को अपने सिग्नल सिस्टम या फिर आप जो आपकी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की बुक से आपने लाजमी टॉपिक को पढ़ के जाना है। इसके फार्मूलेज, इसके टेबल्स वगैरह तमाम चीज़ों को आपने देख के जाना है। इसमें से मोस्टली एमसीक्यूज आ जाता है। तो उसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है साइन जो सिग्नल है हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो बनता है वो ऑप्शन नंबर ए 2 डिवाइडेड बाई जो ओमेगा इज अ राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है इसमें वो राइट आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। तो इस तरह के ये फोरियर ट्रांसफॉर्म के टेबल्स वगैरह आपने देख लेने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इन रूट लोकस टेक्निक द एंगल बिटवीन एडजेसेंट asymptote is 180 divided by m plus n. M is the number of pole, n is the number of the zeros. The number of poles minus plus number of zeros 360 divided by m plus n। ऑप्शन बी में इसी में कहता है 360 डिवाइडेड बाई m माइनस n, या फिर ऑप्शन डी में कहता है 180 डिवाइडेड बाई m माइनस n। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन के जो हमारे पास जो रूट लोकस टेक्निक के बारे में ये क्वेश्चन है, इसको आपने देख लेना है। तो इसमें राइट आंसर बनता है 360 डिवाइडेड बाई द m माइनस n, 360 डिवाइडेड बाई m माइनस n। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो राइट आंसर है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इन आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। इनपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू द आउटपुट वोल्टेज, इनपुट करंट विल बी इक्वल टू द आउटपुट करंट। ऑप्शन सी में कहते हैं इनपुट पावर विल बी इक्वल टू द आउटपुट पावर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर हमारे पास जो इनपुट पावर जो होती है वो आउटपुट पावर के इक्वल होती है। इनपुट पावर विल बी इक्वल टू दी आउटपुट पावर, इसको आपने याद रखना है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं। इनपुट पावर विल बी, जो इनपुट पावर जो होती है वो इक्वल होती है आउटपुट पावर के इक्वल। पी इन विल बी इक्वल टू द पी आउट। काफ़ी ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था। इसमें हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है विच लैंग्वेज इज यूज टू प्रोग्राम दी FPGA। FPGA को में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? FPGA मीन्स फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरे। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। FPGA में से क्वेश्चन आ जाता है। इसके टाइप्स ऑफ डिफरेंट मॉडलिंग जो होती है, एब्स्ट्रैक्शन लेवल कौन कौन से हैं। गाइस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है FPGA, इसमें से भी लाजमी क्वेश्चन आ जाते हैं। कौन कौन सी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं। तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में कहता है वेरी लॉग, ऑप्शन बी में कहता है
VHDL, ऑप्शन सी में कहता है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी में कहता है या कोई ऑप्शन नहीं है। तो VHDL मीनिंग वेरी लॉन्ग हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। तो स्टूडेंट इसमें ये ऑप्शन सी राइट आंसर, मतलब बोथ एंड बी इन दोनों लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो राइट आंसर है, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो FPJ वेरी लॉ के बारे में लाजमी क्वेश्चन आ जाता है, तो इस डायरेक्ट को अपनी लाजमी देख के जाना है फेलोशिप के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द सिंबल शाउन, ये हमारे पास एक सिंबल गिवन है, ये किस चीज़ का सिंबल है। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन ए में कहता है ट्राइक, ऑप्शन बी में कहता है डाइक, ऑप्शन सी में कहता है IGBT, ऑप्शन डी में कहता है थायरिस्टर। तो स्टूडेंट ये IGBT बिल्कुल से हमारे पास ट्रांजिस्टर है, थायरिस्टर ये है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी, इंतहाई ईजी क्वेश्चन है ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये क्वेश्चन है। ये सिंबल जो है ये बेसिकली ट्राइक को शो कर रहा है, क्योंकि ट्राइक के 3 टर्मिनल होते हैं, MT1 MT2, ये टर्मिनल 1 है हमारे पास MT1 टर्मिनल, MT2 ये MT2, ये गेट टर्मिनल है। 3 टर्मिनल और 2 हमारे पास SCR वो जो है वो एंटी पैरेलल के अंदर कनेक्ट है। इस टाइप का जो सर्किट जो सिंबल होता है इसको हम कहते हैं ट्राइक कहते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इंतहाई ईजी क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट आंसर होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो इस तरह के बाकी डाइक वगैरह इनके IGBT के सिंबल भी आपने देख लेने, इसमें से भी समटाइम्स क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट आपने लाजमी देख के जाना है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं प्यास फेलोशिप में। इसमें मैं साथ साथ आपको सब्जेक्ट भी बता रहा हूँ कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, तो अपनी इस सब्जेक्ट को लाजमी तैयार करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कहता है डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। तो स्टूडेंट ट्रांसफार्मर के से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ट्रांसफार्मर का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपने तैयार करके जाना है, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ऑप्शन में कहता है हाई कास्ट, तो ऑप्शन नंबर बी है नो इंसुलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, ऑप्शन सी में कहता है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी में कहता है या फिर इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो डिसएडवांटेज जो होता है इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है उसके अंदर कोई भी इंसुलेशन नहीं होती, नो इंसुलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो गाइस इसमें जो हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, द डिसएडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज दैट नो इंसुलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन ही बता देता हूँ, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल अवेलेबल है। इसके एडवांटेजेस हैं, इसकी कास्ट लेस होती है, बेटर रेगुलेशन, लो लॉसेज एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। इसको आपने देख के जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑटो ट्रांसफार्मर का, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो इसके डिसएडवांटेजेस मैं आपको बता देता हूँ, 2 डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारे इसके डिसएडवांटेज आप देख सकते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग इज नॉट इंसुलेटेड फ्रॉम द प्राइमरी वाइंडिंग, इसका सबसे बड़ा 2 डिसएडवांटेज है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग इज नॉट इंसुलेटेड फ्रॉम द प्राइमरी वाइंडिंग। तो इसके बाकी यूज भी है, यूज्ड ओनली वन लिमिटेड प्लेस। तो कापर की सेविंग भी हमें इसके अंदर होती है, इसके काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, इनको आपने देख लेना है। एडवांटेजेस का डिसएडवांटेजेस भी इसके काफ़ी हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमारा राइट आंसर बनता है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर सोल्यूशन नहीं होती है, सबसे मेन जो इसमें डिसएडवांटेज जो है वो सबसे मेन डिसएडवांटेज ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लॉट इन यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात, याद रखना आपने, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्लॉट इन फोरियर ट्रांसफॉर्म इज, ऑप्शन ए में कहता है बाउंडेड बाय 1, ऑप्शन डी में कहता है इसको कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, और ऑप्शन डी में भी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्लॉट इन फोरियर ट्रांसफॉर्म की यहाँ बात हो रही है, तो आपने इसको याद, इसमें ऑप्शन तो गिवन नहीं है, इस क्वेश्चन को आपने खुद भी देख लेना है। फोरियर ट्रांसफॉर्म का टॉपिक आपने TSP और सिग्नल सिस्टम की बुक से देख लेना है, वहाँ पे ये टॉपिक लाजमी होगा। तो इसका आंसर आपने खुद देख लेना है, क्योंकि ऑप्शन के मुताबिक तो मेरे ख्याल से जो बन रहा है 2 ऑप्शन में अगर देखा जाए तो हमारा ये ऑप्शन इज बाउंडेड बाय 1, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका बाकी ऑप्शन गिवन नहीं है, तो हमें यही ऑप्शन फिलहाल चूज़ करना पड़ेगा। तो इसको आपने चैप्टर DSP सिग्नल सिस्टम या फिर TSP की बुक से जाके आपने देख लेना है, वहाँ से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 3.3, फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास इनपुट फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है, आउटपुट वेवफॉर्म इज आल्सो गिवन, आउटपुट वेवफॉर्म में गिवन थी द वैल्यू ऑफ द फिल्टर कैपेसिटर सी। तो फिल्टर कैपेसिटर जो सी की वैल्यू उससे हमने फाइंड करना था, वैल्यू ऑफ द फिल्टर कैपेसिटर सी, द आउटपुट वोल्टेज DC वोल्टेज इज आल्सो गिवन। तो VDC वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज हमें ऑलरेडी गिवन थी। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप सर्किट देख सकते हैं, हमारे पास 50 हर्ट्ज जो है ये इनपुट फ्रीक्वेंसी है, वो 3.3 किलो ओम ये रजिस्टर है, 3.3 ओम लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो हमने जो फाइंड करना था वो फिल्टर कैपेसिटर की जो वैल्यू है इसको हमने फाइंड करना है, फिल्टर कैपेसिटर की क्या वैल्यू होगी इसने हमने फाइंड करना है इसको। तो यहाँ पर सी की वैल्यू हमने, इस सी की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, सी की वैल्यू क्या होगी।
तो स्टूडेंट्स इसके अंदर आपने इस क्वेश्चन की कंप्लीट स्टेटमेंट हमें गिवन भी नहीं है। दूसरा इसमें इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें आउटपुट वेव फॉर्म थी वो गिवन थी। आउटपुट वेव फॉर्म के अंदर इसमें आप देख लें, नोट द आउटपुट वेव फॉर्म फ्रॉम द अनफिल्टर्ड पीक रेक्टिफाइड वोल्टेजेस पी रेक्ट इज आल्सो गिवन। तो जो अनफिल्टर्ड जो हमें आउटपुट वोल्टेज जो फिल्टर नहीं थी उसकी वैल्यू भी हमें वी पीक रेक्टिफाइड जो थी वो हमें ऑलरेडी गिवन थी। रेक्टिफाइड वी पीक उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन थी वेव फॉर्म के अंदर। और इसके अलावा जो हमारे पास डीसी वोल्टेज जो आउटपुट डीसी वोल्टेज है वो भी हमें गिवन थी। तो हमने फिल्टर कैपेसिटर की जो वैल्यू है इसको फाइंड करना था। इस कैपेसिटर की कितनी वैल्यू फिल्टर, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फिल्टर कैपेसिटर वी यूज द फार्मूला VDC इज इक्वल टू द 1 - 1/2f RL इंटू RL मीन रोड रेजिस्टेंस इंटू C डिवाइड इंटू VP रेक्ट। तो जो पीक वैल्यू ऑफ द जो रेक्टिफाइड पीक वैल्यू ऑफ द अनफिल्टर्ड जो वैल्यू थी हमें ऑलरेडी गिवन थी। आप नोट में पढ़ सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक बार हमारे पास गिवन था कोई ना कोई, इसमें अभी स्टेटमेंट मिसिंग है। तो उसका में ये गिवन थी और डीसी आउटपुट वोल्टेज भी गिवन थी। यहाँ से हमने फिल्टर कैपेसिटर का ये फार्मूला यूज करके वैल्यू निकालनी थी। तो स्टूडेंट इस कैपेसिटर का यह कि आप इस चैप्टर को इस टॉपिक को क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट के जो बुक है उसमें आप पढ़ सकते हैं। फिल्टर कैपेसिटर एंड पावर सप्लाई एंड फिल्टर कैपेसिटर का अलग टॉपिक है, वहाँ से आप इसको दे सकते हैं। इसके अलावा बाइलिस्टेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट उसमें भी ये टॉपिक गिवन है। पावर सप्लाई एंड फिल्टर कैपेसिटर का टॉपिक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें कर्व भी गिवन था, इसको इस तरह का क्वेश्चन था ये। तो इसमें आपने इस तरह का फार्मूला यूज हुआ था हमें फिल्टर कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस टॉपिक को आपने देख लेना है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। द साइन ऑफ साइंड बाइनरी नंबर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स LSB। यहाँ पर बेसिकली LSB होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ऑप्शन बी में कहता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ऑप्शन सी में कहता है निबल, ऑप्शन डी में कहता है ये बिट्स। तो स्टूडेंट जो साइन ऑफ साइन बाइनरी नंबर रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो DLD का पहला चैप्टर है, उसमें जाके ये चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। का इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। साइन ऑफ साइन बाइनरी नंबर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो DLD का पहला चैप्टर होगा, उसमें आपने ये देख लेना है। पहले तीसरे चौथे पेज के अंदर ये इसका टॉपिक पूरा अवेलेबल है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हमारे पास ये दिया गया 256x4 EPROM electrical parameter read-only memory has 8 address pins and 4 data pins. 8 address pins and 4 data pins. 8 address pins and 4 data pins. 8 address pins and 8 data pins. 4 address pins and 8 data pins. ऑप्शन डी में कहता है 4 एड्रेस पिन एंड 4 डेटा पिन। गाइस 2 रेज पावर 8 करें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 2 रेज पावर 8 विल बी इक्वल टू द 256 आ जाएगा। तो स्टूडेंट 2 रेज पावर 8 है यहाँ पर। तो हमारे पास जो 8 एड्रेस पिन है 4 डेटा पिन है रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो इसमें क्वेश्चन में राइट आंसर बनता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8 एड्रेस पिन एंड 4 डेटा पिन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है। वन क्वेश्चन इज अबाउट द नंबर सिस्टम कन्वर्जन के बारे में क्वेश्चन था। और जो क्वेश्चन पेपर में गिवन था उसमें हमें ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन से रिलेटेड क्वेश्चन था। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, तो ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। तो जो क्वेश्चन था वो ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन के बारे में जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। इजी क्वेश्चन था। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्टल हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है ये 1534, ये हमारे पास ऑक्टल नंबर है, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी बेस जो है 8, इसके बेस के साथ से मल्टीप्लाई 1 × 8, इससे प्लस 3 5 × 8 प्लस 3 × 8 प्लस 4 × 8, फिर नंबरिंग देनी है 0 1 2 3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 8 रेज पावर 3 512 होता है। इस तरह 8 रेज पावर 2 64 आ जाएगा, 8 रेज पावर 8 आ जाएगा। तो 8 पर 8 पावर 0 1 0 0 हो जाती है। ये 1 के 8 रेज पावर 0 विल बी इक्वल, ये 1 के इक्वल होती है। तो 860 ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन था स्टूडेंट। ये कन्वर्जन के बारे में ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो पेपर में गिवन थी वो ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन थी। तो इसको आपने देख लिया, नंबर सिस्टम कन्वर्जन में से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है 860 इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। 860 हमारा जो है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है। इफ द डिफरेंट सिग्नल आर ट्रांसमिटेड यूजिंग वन चैनल विच इज यूज्ड, तो कौन सी डिवाइस यूज होगी, मल्टीप्लेक्सर, FDM,
तो स्टूडेंट ये भी हमारा जो इस क्वेश्चन में हमारा जो पूछा गया कि डिफरेंट सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो यूजिंग वन चैनल, एक चैनल के थ्रू हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो विच कौन सी डिवाइस इसमें से यूज़ होगी। तो ऑप्शन ए में कहता है कि मल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन बी में कहता है फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इस टॉपिक के बारे में आपने देख लेना है, इस क्वेश्चन को आपने खुद भी देख लेना है। उसके बाकी ऑप्शन हमें गिवन नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन जो मेरे ख्याल से इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग को हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन नंबर 16। सिस्टम हमें एक सिस्टम का रिस्पॉन्स देगा रीचेज 60% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। एक सिस्टम है वो 60% उसका रिस्पॉन्स जो 60% फाइनल वैल्यू रीच कर गया है इन 20 सेकंड के अंदर, द टाइम कांस्टेंट ऑफ सिस्टम, तो उसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा। टाइम कांस्टेंट उसने हमें से पूछा है कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो 60% रिस्पॉन्स, तो स्टूडेंट आपने याद रखना है जब सिस्टम हमारे पास 63% पे जब पहुँच जाता है, 63% जब उसका रिस्पॉन्स रीच कर जाता है, तो उस टाइम उसका जो टाइम कांस्टेंट होता है वो उस टाइम टाइम कांस्टेंट होगा 21.83 सेकंड होता है, 21.83 सेकंड। तो ये आप देख सकते हैं। तो गाइज जब सिस्टम का रिस्पांस 63% हो तो उसका जो टाइम कांस्टेंट होता है वो 21.83, लेकिन यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो 60% का उसने कहा कि 60% रिस्पांस वो रीच कर गया 20 सेकंड के अंदर। इसका मतलब है वो 63 से काफ़ी थोड़ा कम होगा इसका रिस्पांस। तो वो हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी 18.33 सेकंड, क्योंकि 63% के ऊपर हम 21.83 टाइम कांस्टेंट को अचीव करते हैं। तो इस तरह जो इससे थोड़ा 60% का जो के बारे में पूछा गया वो थोड़ा इससे कम होगा, तो 18.33 सेकंड होगा। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर बनता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें ये एक सर्किट गिवन है, ये आप देख सकते हैं। कैपेसिटर C1 है, कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C3 और कैपेसिटर 4, C4 कैपेसिटर ये कनेक्ट है यहाँ पर, और ये वोल्टेज सोर्स है हमारे पास। सर्किट आपको कंप्लीट ये नज़र आ रहा होगा डायग्राम के अंदर, ये कंप्लीट सर्किट है इसका। तो इसके अंदर ये बताया गया हमें जो हमारे पास जो C1 है वो C3 के इक्वल है, वो C2 विल बी इक्वल टू C4, C1 इज इक्वल टू C3। यहाँ पे ये कंडीशन हमें दी है, C1 इज इक्वल टू C3, और इसी तरह हमारे पास जो है वो C2 जो इक्वल है C2 जो वैल्यू इक्वल है, जो C2 है वो C4 के इक्वल है उसकी वैल्यू। तो ये कंडीशन हमें ये गिवन है, नीचे आप देख सकते हैं, आपको नजर भी आ रहे होंगे ये C1 इज इक्वल टू C3 एंड C2 इज इक्वल टू C4। देन ऑप्शन ए में कहता है चार्ज स्टोर्ड इन C1 इज इक्वल टू दैट ऑफ चार्ज C2, द चार्ज स्टोर्ड इन C1 इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ C2, हैज द इनपुट DC सो द नो चेंज विल बी स्टोर। ऑप्शन डी में कहता है कांट से एनीथिंग, तो ऑप्शन डी में कहता है कांट से एनीथिंग। तो गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कैपेसिटर के बारे में ये क्वेश्चन है। इससे पहले आपको पता होना चाहिए सीरीज़ के अंदर हमारे पास जो चार्ज होता है वो कैपेसिटर का सीरीज़ के अंदर जो चार्ज होता है वो सेम रहता है, और वोल्टेज डिफर करती है। सिर्फ पैरेलल के अंदर हमारे पास चार्ज जो है वो डिफर करेगा, वोल्टेज सेम रहेगी। तो सीरीज पैरेलल कैपेसिटर के रूल्स आपने इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेना है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो गाइज इसमें इसका मेरे ख्याल से जो इस क्वेश्चन को आपने भी डिसाइड करना है, मेरे ख्याल से जो इसका राइट आंसर बनता है, राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ज स्टोर्ड इज इन C1 इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ C2। तो चार्ज C1 के क्रॉस स्टोर्ड होगा वो C2 के इक्वल नहीं होगा। चार्ज स्टोर्ड इन C1 इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ C2। तो गाइज इस क्वेश्चन को आपने खुद भी देख लेना है। तो चार्ज स्टोर्ड इन C1 इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ C2, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन को आपने खुद भी सर्च कर लेना है। मेरे ख्याल से जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर बनता है, चार्ज स्टोर्ड इन C1 इज नॉट इक्वल टू दैट ऑफ C2। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमारे पास सर्किट डायग्राम शाउन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ I नॉट। तो ये I नॉट जो हमारे पास फीडबैक में जो I नॉट जो करंट गुजर रहा है इसके बारे में पूछ रहा है। वो I नॉट करंट जो फीडबैक में से जो पास हो रहा है इसके बारे में पूछ रहा है, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देख लेने गाइस। सबसे पहले इस क्वेश्चन के सर्किट को अपने एनालाइज करना है। ये हमारे पास क्योंकि जो इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है इसको हमने ग्राउंड के साथ यहाँ कनेक्ट किया, इसको ग्राउंड किया हुआ है यहाँ पर, और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसके ऊपर हमने इनपुट को अप्लाई किया हुआ है। इसका मतलब है ये हमारे पास जो सर्किट है ये नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट है, क्योंकि जो इनपुट हमने जो दी हुई है वो पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर दी हुई है, नॉन इन्वर्टिंग सिग्नल के ऊपर हमने इनपुट दी हुई है। तो जो आउटपुट करंट I नॉट जो फीडबैक रजिस्टर में से जो पास होगा ये करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा। ऑप्शन ए में कहता है बोथ RF एंड RIN,
ऑप्शन बी में कहता है R1 ऑनली, ऑप्शन सी में कहता है नीदर RF इन R1, ऑप्शन डी में कहता है ऑनली RF। तो गाइज इसमें मेरे ख्याल से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर बनता है, इस क्वेश्चन को अपने फ्लाइट के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के में इसकी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मेरे इसका भी मुझे याद नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, द करंट आई नॉट डिपेंड्स ऑन द RF फीडबैक रेजिस्टेंस। गाइस जो इनपुट रेजिस्टेंस होती है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस होती है जो R1 रेजिस्टेंस है। तो जो इसमें मेरे ख्याल से जो अप्रोप्रिएट जिसको हमने ग्राउंड भी किया हुआ है, इसके क्रॉस जो करंट होगा R1 के क्रॉस जीरो करंट होगा। तो हमारे पास जो आई नॉट करंट होगा वो डिपेंड करेगा ऑन दी RF के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑन दी फीडबैक रेजिस्टेंस ऑनली। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को आपने खुद भी देख लेना है, तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर बनता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है सम टर्म इन विच ईच ऑफ n वेरिएबल्स अपीयर्स ईदर इट्स कंप्लीमेंटेड और अनकंप्लीमेंटेड फॉर्म इज कॉल्ड एज मिन टर्म। ऑप्शन बी में कहता है मैक्स टर्म, ऑप्शन सी में कहता है मिड टर्म, ऑप्शन डी में कहता है सिग्मा ऑफ आई, समीशन ऑफ आई। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में से क्वेश्चन है, DLD में से क्वेश्चन है। तो DLD में से भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो सम टर्म की उसने बात की है, और सम टर्म इन विच दी इन वेरिएबल अपीयर ईदर कंप्लीमेंटेड और अनकंप्लीमेंटेड फॉर्म इज कॉल्ड है। तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे, तो इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, इस टर्म को हम मैक्स टर्म कहेंगे। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पर प्रोडक्ट टर्म की बात की जाती है, आप प्रोडक्ट टर्म इन विच ईच वेरिएबल इन अपीयर ईच इन वेरिएबल अपीयर्स इट्स कंप्लीमेंटेड और अनकंप्लीमेंटेड फॉर्म इज कॉल्ड एज मिन टर्म। तो सम टर्म की बात की तो मैक्स टर्म होगा, अगर प्रोडक्ट टर्म की बात की जाए तो मिन टर्म होगी। तो ऑप्शन बी में हमारा जो है वो राइट आंसर है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है इन गिवन सर्किट, हमारे पास एक सर्किट गिवन है, बीटा की वैल्यू गेन की वैल्यू 10 दी गई हमें, और इसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के जो ऊपर जो बीटा की वैल्यू है वो 10 है। नाउ इफ द गेन ऑफ द टेम्परेचर नाउ इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज 30 डिग्री, अब टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया 30 डिग्री तक इंक्रीज कर दिया जाता है। तो देन तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ये हमारे पास सर्किट है, ये बेस रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास कलेक्टर रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास VCC है जो हमने अप्लाई की हुई है। तो गाइज ऑप्शन ए में कहता है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में वैसे 30 डिग्री तक टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया जाता है, 30 डिग्री तक टेम्परेचर को अगर इंक्रीज़ कर दिया जाता है तो हमारे पास कलेक्टर करंट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कलेक्टर करंट विल डिक्रीज, कलेक्टर करंट विल बी इंक्रीज, इट इज़ ऑलरेडी इन सैचुरेशन। तो गाइज इस क्वेश्चन को आपने खुद भी देख लेना है। तो इसमें याद रखना है आपने कि द वैल्यू ऑफ द वी इन इनपुट वोल्टेज, बेस रेजिस्टेंस, कलेक्टर रेजिस्टेंस एंड VC एंड VB आर गिवन। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यूज ऑलरेडी हमें गिवन थी, लेकिन अभी इसकी कंप्लीट स्टेटमेंट हमें पता नहीं है, लेकिन ये आपने याद रखना है कि ये वैल्यूज जो है हमें गिवन दी गई थी। टेम्परेचर को अगर 25 से इंक्रीज करके 30 डिग्री पर इंक्रीज कर दिया जाए तो कलेक्टर करंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आपने देख लेना है। मेरे ख्याल से जो इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, कलेक्टर करंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करने वैसे हमारे पास जो है वो कलेक्टर करंट डिक्रीज कर जाएगा। तो आपने इस क्वेश्चन को देख भी लेना है, मेरे ख्याल से तो ये आंसर बनता है, खुद भी आप इसे सर्च कर लें। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अ सिस्टम विद द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सिस्टम की गिवन है S5 + 2S³ + 3S + 4। तो राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो राउथ स्टेबिलिटी के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, तो गाइज उन वीडियो को आप जाके देखें उसको, अगर आप हमारे राउथ स्टेबिलिटी वाली वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का मेथड मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे, कोफिशिएंट को लिखते जाएंगे इनके। तो जो हमारे पास इसको राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास अनस्टेबल सिस्टम बनता है। ऑप्शन नंबर बी, इसको आप खुद सॉल्व कर लें। तो राउथ स्टेबिलिटी पे ऊपर हमारी वीडियो बनी है, उसको आप देख सकते हैं। तो गाइज हमारे जो राउथ स्टेबिलिटी के अंदर ये होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम के अंदर कोई एक नेगेटिव भी साइन भी आ जाए तो सिस्टम हमारे पास अनस्टेबल हो जाता है। तो सिस्टम स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है कि कोई भी साइन जो फर्स्ट कॉलम के अंदर वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर स्टेप इनपुट द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। तो स्टेप इनपुट के बारे में ये क्वेश्चन किया गया है। तो गाइज ये हमारे पास फॉर द स्टेप इनपुट द स्टेडी स्टेट एरर ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल बी। तो गाइज सबसे पहले आपको स्टेडी स्टेट एरर की जो जनरल इक्वेशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जनरल इक्वेशन स्टेडी स्टेट एरर की क्या है आपके पास, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गाइज हमारे पास जो स्टेडी स्टेट एरर की जो ESS विल बी इक्वल टू, जो जनरल इक्वेशन बनती है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KP।
जनरल इक्वेशन है हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर की फॉर स्टेप इनपुट के लिए इक्वेशन है। तो गाइस सबसे पहले आपने इसमें देखना है कि सिस्टम की टाइप कौन सी है, ऑर्डर ऑफ सिस्टम पता होना चाहिए। टाइप 0 सिस्टम है, टाइप 1 सिस्टम है, टाइप 2 सिस्टम है। तो गाइस द नंबर ऑफ द पोल एट द ओरिजिन गिव द टाइप नंबर ऑफ सिस्टम। अगर अगर हमारे पास ओरिजिन के ऊपर कोई पोल नहीं है इसका मतलब वो टाइप 0 सिस्टम है। अगर ओरिजिन के ऊपर एक पोल है इसका मतलब है टाइप 1 सिस्टम है। अगर ओरिजिन के ऊपर 3 पोल है इसका मतलब है टाइप 3 सिस्टम है। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ये सिस्टम कौन सा टाइप सिस्टम है। इसकी पावर को देख के आपने जायज़ नहीं करना कि सेकंड ऑर्डर है। तो नंबर ऑफ पोल्स एट द ओरिजिन गिव द टाइप नंबर ऑफ सिस्टम। तो स्टूडेंट इसको अगर देखा जाए, इसको रिड्यूस कर दिया जाए तो ये हमारे पास s+1 इंटू s+1, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये यही चीज़ हमारे पास, ये पूरी इक्वेशन, यही इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो इसकी जो हमारे पास पोल्स बनते हैं आप देख सकते हैं, s इज इक्वल टू -1, s इज इक्वल टू दी -1। तो स्टूडेंट्स इसकी जो सिस्टम है हमारे पास, इसके अंदर ओरिजिन के अंदर हमारे पास यहाँ पर कोई पोल यहाँ पर नहीं आ रहा, ओरिजिन के ऊपर कोई पोल नहीं है। इसका मतलब है ये सिस्टम हमारे पास भी ये टाइप 0 सिस्टम है। टाइप इसका जो ऑर्डर है ये टाइप 0 सिस्टम बनता है बिकॉज दी नो पोल एट दी ओरिजिन। द नंबर ऑफ द पोल ओरिजिन एट द ओरिजिन गिव द टाइप नंबर ऑफ सिस्टम। तो ओरिजिन के ऊपर हमारे पास कोई पोल नहीं, इसका मतलब है ये टाइप 0 सिस्टम है। जो सिस्टम बनेगा हमारे पास ये टाइप 0 सिस्टम है। तो टाइप 0 सिस्टम का जो स्टेडी स्टेट एरर होता है 1/1 + kp होता है। अगर ये टाइप 1 सिस्टम होता तो स्टेडी स्टेट एरर इसका 0 हो जाता। तो ये टाइप 0 सिस्टम है, इसका मतलब है इसका स्टेडी स्टेट एरर जो बनेगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर है। तो इसको आपने देख लेना है। इस तरह के क्वेश्चन प्यार से क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 323, अ सिस्टम रिस्पॉन्स इज फॉलोज द डंपिंग रेशियो। तो सिस्टम का रिस्पॉन्स हमारे पास गिवन है, डंपिंग रेशियो को हमने बताना है कि डंपिंग रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो गाइस इसे में आपने देख लेना है कि सिस्टम का रिस्पॉन्स गिवन है, इसके हमने डंपिंग रेशियो की वैल्यू को बताना है। ये रिस्पॉन्स सिस्टम का ये कार्ड देख सकते हैं आपके पास, ये कार्ड गिवन है आपके सामने। राइज टाइम, पीक टाइम, ये हमारे पास पीक टाइम है, हाईएस्ट वैल्यू जो टाइम रिक्वायर्ड बाय रिस्पॉन्स टू रीच फर्स्ट पीक ऑफ द मैक्सिमम पीक, तो उस टाइम को हम कहते हैं पीक टाइम कहते हैं। तो गाइस इसमें ऑप्शन दिए हैं 0.7, 0.3, 3.74 या फिर 0.6। तो हमने डंपिंग रेशियो की वैल्यू को बताना है। डंपिंग रेशियो की वैल्यू क्या होगी सिस्टम के रिस्पांस में से देखें। तो गाइस इस क्वेश्चन को आपने खुद भी सर्च कर लेना है। मेरे ख्याल से जो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए 0.7 इसमें राइट आंसर बनेगा। तो अगर हम इससे करते हैं 1.4 डिवाइडेड बाय 0.8, इसको आपने खुद भी सर्च कर लेना है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1.75। इस तरह इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से हम 1.75 -1 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। -1 करेंगे तो हमारे पास ये 0.75 आ जाएगा गाइस। तो ये 0.75 हो जाएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन को आपने खुद भी देख लेना है, इस क्वेश्चन को। तो इसकी स्टेटमेंट और भी काफ़ी स्टेटमेंट थी इसकी, तो कंप्लीट स्टेटमेंट भी गिवन नहीं है। इस क्वेश्चन को आपने खुद भी सर्च कर लेना है। तो मेरे ख्याल से इसका जो अप्रोप्रिएट राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 7 है, ऑप्शन नंबर ए। तो 0.7 डंपिंग रेशियो की वैल्यू आ जाएगी। इस क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कहता है गाइस द कम्प्लीमेंटेड एक्सप्रेशन, हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है a बार b प्लस c बार d। तो इसका जो हमारे पास जो कम्प्लीमेंटेड एक्सप्रेशन इसकी क्या बनेगी, कम्प्लीमेंटेड एक्सप्रेशन के बारे में मैंने बताना है कि वो क्या होगी। तो गाइस डिमार्गन्स थ्योरम के अंदर थ्योरम को इसमें अप्लाई करेंगे, डिमार्गन्स थ्योरम जो है उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये कैसे हो जाएगा, डिमार्गन्स थ्योरम को जब अप्लाई करेंगे ये आप देखते हैं a बार कम्प्लीमेंटेड, इसके कम्प्लीमेंट का क्या होगा, a आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस b आ जाएगा, प्लस b के ऊपर बार नहीं है तो ये बार हो जाएगा, इंटू प्लस की जगह यहाँ पर ये प्लस हो रहा था तो इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो c बार प्लस d, ये डिमार्गन्स थ्योरम के थ्रू ये सॉल्व हुआ है। तो डिमार्गन्स थ्योरम को आप देख लें, ये का इंतहाई ईजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 20 में गाइस हमारा राइट आंसर बनता है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। तो ये बहुत काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, डीएलडी में से ये क्वेश्चन है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी मोटर वर्क्स ऑन द एसी सप्लाई। कौन सी डीसी मोटर जो है वो एसी सप्लाई पे वर्क करती है, शंट मोटर, सीरीज मोटर। अपने सी में वो डी गिवन नहीं है, तो गाइस क्वेश्चन में फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। डीसी सीरीज मोटर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, ठीक है जी। व्हाट विल हैपन इफ द डीसी शंट मोटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एसी सप्लाई। डीसी शंट मोटर को अगर एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
it will run at normal speed, it will not run, it will run at the low speed, burn due to the heating produced in the field winding. तो गाइस ऑप्शन नंबर डी, burn due to the heating produced in the field winding. तो क्वेश्चन हमारे पास ये था कौन सी मोटर जो एसी सप्लाई को प्रोवाइड कर सकती है, तो ऑप्शन सी और डी इसमें कंप्लीट गिवन नहीं है, तो फिर इस क्वेश्चन का कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो गाइस जो हमारे पास इसका जो यूनिवर्सल मोटर होती है, यूनिवर्सल मोटर एसी डीसी दोनों के ऊपर काम करती है, यूनिवर्सल मोटर। तो आपने याद रखना जो यूनिवर्सल मोटर होती है वो एसी डीसी दोनों के ऊपर, यूनिवर्सल मोटर जो है वो एसी डीसी दोनों के ऊपर काम करती है। तो बाकी दो ऑप्शन गिवन नहीं है, तो मेरे ख्याल से जो राइट आंसर बनता है यूनिवर्सल मोटर इसमें गिवन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। इन विंडो मेथड द प्राइमरी पैरामीटर टू कंट्रोल द स्टॉप बैंड इन द लो पास फिल्टर। तो विंडो डिफरेंट मेथड है फिल्टर को डिज़ाइन करने की। विंडो मेथड है, ब्लैक मैन विंडो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज़ हैं जिनको आपने डीएसपी में से ये क्वेश्चन है। तो प्राइमरी मेथड टू कंट्रोल द स्टॉप बैंड इन डिज़ाइनिंग ऑफ द लो पास फिल्टर। तो गाइस इस क्वेश्चन को आपने खुद देख लेना है। तो मेरे ख्याल से इसको जो राइट आंसर बनता है, जो मेन हमारा कंसर्न होता है, तो विंडो मेथड में लो पास फिल्टर को डिज़ाइन करने के लिए टू कंट्रोल दी स्टॉप बैंड, तो वो विंडोज लेंथ होती है। ऑप्शन नंबर ए विंडोज लेंथ के साथ हमारा मेन कंसर्न होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है इन सिंक्रोनस मशीन इज आल्सो कॉल्ड एज doubly excited machine because it can be over excited, it needs to twist the normal exciting current, it has two poles, both its rotors and stator are excited। तो गाइज सिंक्रोनस मशीन को डबली एक्साइटेड मशीन भी कहा जाता है, आपने याद रखना है, ये इंतहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिकॉज इट बोथ इट्स रोटर एंड स्टेटर है एक्साइटेड, तो रोटर एक्साइटेड को हम एक्साइट करते हैं। तो सिंक्रोनस मोटर जो है वो नॉन सेल्फ स्टार्टिंग मशीन, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग है, उसके रोटर और स्टेटर को एक्साइट करना पड़ता है, हमें खुद सेपरेटली डीसी देना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें डबल एक्साइटेड मशीन क्यों कहा जाता है, बिकॉज बोथ इट्स रोटर एंड स्टेटर आर एक्साइटेड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इफ पी एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, पी और बी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, ए कंडीशन बी इज, ऑप्शन नंबर ए पी एफ ए, ऑप्शन बी पी एफ बी, ऑप्शन सी में 0, ऑप्शन डी में कहते हैं इनफाइनाइट। तो गाइस प्रोबेबिलिटी एंड रैंडम वेरिएबल्स का जो प्रोबेबिलिटी के बारे में ये क्वेश्चन है, इसका थ्योरी में आपको ये बता देता हूँ एक्सप्लेनेशन। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी विल बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये पूरा इसका फॉर्मूला है, थ्योरम है, ये आप देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी विल बी इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इनको आपने देख लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें टर्म्स है। ये फार्मूला ये प्रोबेबिलिटी की बुक में अवेलेबल है, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा जो क्वेश्चन के मुताबिक राइट आंसर बनता है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है। टू हीटर्स ऑफ दी 1 किलोवाट रेटिंग वाज कनेक्टेड इन सीरीज। दो हीटर है, उनकी जो रेटिंग है 1 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट हार्ट उनकी रेटिंग है वाज कनेक्टेड इन सीरीज, और सीरीज में कनेक्ट किए गए। तो व्हाट इज द टोटल लोड, टोटल लोड हमारे पास क्या होगा, वो 1 किलोवाट है। ऑप्शन बी में कहता है 2 किलोवाट, ऑप्शन सी में कहता है 4 किलोवाट, ऑप्शन डी में कहता है 0.5 किलोवाट। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद तलाश करना है। तो इसका आंसर आपको अगर पता चल गया तो मुझे भी इस कमेंट्स में बता दें, मैं इस फाइल के अंदर दोबारा अपडेट कर लूँगा इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है। इफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 5 cos of 100 pi t and y of t will be equal to x of t cos of 500 pi t, the maximum frequency component in the signal y of t। तो y of t के अंदर जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वो कितना है, उसको हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है y of t के अंदर जो है अवेलेबल है, उसको हमने बताना है कि वो कितनी, उसकी वैल्यू कितनी है। तो गाइज इस क्वेश्चन को आपने खुद देख लेना है। तो गाइज यहाँ पे आपने याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट को रिड्यूस करके सिंपल ये चीज़ें दी गई हैं। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 5 into cos of 1000 pi t and y of t will be equal to the x of t cos of 500 pi t। तो काफ़ी लंबी स्टेटमेंट भी थी, इसके साथ आधी स्टेटमेंट इसकी गिवन नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद देख लें कि कितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट बनता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में बता दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एनालॉगस टू द, किसके साथ एनालॉगस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इनर्शिया, डैम्पर्स, स्प्रिंग, फ्लूइड, कैपेसिटी। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा आंसर बनता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज एनालॉगस टू द डैम्पर। तो गाइस ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में राइट आंसर है, डैम्पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है। इन अ गिवन सर्किट, हमें एक सर्किट गिवन है, साइनोसॉइडल इनपुट हमें गिवन है, एक सर्किट हमें दिया गया है। इन गिवन सर्किट विद साइनोसॉइडल इनपुट व्हाट विल बी द आउटपुट, हमने आउटपुट को फाइंड करना है।
इफ़ द R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल 10 किलो ओम, R4 इज इक्वल 20 किलो ओम। सर्किट में आपको दिखा देता हूँ, ये आपको सर्किट नज़र आ रहा होगा कंप्लीट गाइस, ये इसका कंप्लीट सर्किट है। तो R1 R2 R3 की वैल्यू 10 किलो ओम है, और R4 की जो वैल्यू हमारे पास ये 20 किलो ओम है। इसकी वैल्यू जो है ये 20 किलो ओम है, 20K इसकी वैल्यू है R4 की। तो हमने जो फाइंड करना है वो इसमें आउटपुट वोल्टेज हमने फाइंड करनी है, आउटपुट वोल्टेज ऑफ सर्किट। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपने इस सर्किट को समझना है कि ये किस चीज़ का सर्किट है। तो ये पहले सर्किट में आप देखें तो जो इनपुट अप्लाई की गई है वो किस जगह पे, ये देखें ये नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर हमारी इनपुट जा रही है। इनपुट सिग्नल जो जा रहा है ये नॉन इन्वर्टिंग, इसका मतलब ये नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर, ये नॉन इन्वर्टिंग है। सेकंड सर्किट आप देख सकते हैं, इसमें जो इनपुट अप्लाई की गई है, जो इनपुट जा रही है इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इन दोनों के गेन्स की वैल्यू इसमें पहले सर्किट के अंदर जो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज विल बी इज इक्वल टू द V in इंटू 1 प्लस R2 बाई R1। ये पहले सर्किट की आउटपुट ये होगी। इस तरह आप वैल्यू को डाल के फाइंड कर लेंगे। तो सेकंड सर्किट इसकी जो आउटपुट हमारे पास बनती है वो सेकंड सर्किट जो आउटपुट बनती है माइनस V out विल बी इक्वल टू द माइनस V in माइनस R2 डिवाइडेड बाई R1। तो तमाम वैल्यूज गिवन इनको डाल के आपने इनको सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास आउटपुट वेवफॉर्म आ जाएगी। तो गाइस इसके अंदर कोई भी हमारे ऑप्शन इधर गिवन नहीं है, तो फिलहाल हम कोई भी आंसर इसका नहीं कह सकते। तो इस तरह का क्वेश्चन आपने याद रखना है। ऑपरेशन एम्पलीफायर की इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग के फार्मूलाज को आपने देख के जाना है। इसमें से लाजमी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे पहले भी एक दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का क्वेश्चन है, इफ वाई एफ एन विल बी इक्वल टू एक्स एफ एन प्लस 2x एफ एन माइनस 2 प्लस 3x इंटू 3x इंटू एन माइनस 3, then the x of n will be, तो x of n की वैल्यू क्या होगी, तो गाइज n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। दूसरे केस के अंदर n इज इक्वल टू 3। तो इसमें गाइज इसको ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ पर गिवन नहीं है, तो मेरे ख्याल से इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर इस वक्त जो बनता है वो ऑप्शन नंबर सी बनता है। तो इसको आपने खुद भी देख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वाई एफ एन इज इक्वल टू 0.5 वाई एफ एन माइनस 2 प्लस एक्स एफ एन। तो हमारे पास ये सिस्टम कौन सा है, आई ए आर अनस्टेबल, एफ आई आर अनस्टेबल, आई ए आर इनस्टेबल, अनस्टेबल, आई ए आर स्टेबल। तो गाइस इधर स्टेबल हो गया यहाँ पर। तो आई ए आर मीन इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस के बारे में बात किया, एफ आई आर मीन फाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस, तो ये आई ए आर होगा। तो गाइस इसमें आपने इसका आंसर देख लेना, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें बता दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, द मैक्सिमम ओवरशूट इज अ फंक्शन ऑफ ऑप्शन ए डैम्पिंग नेचर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोथ है एंड बी डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो इसमें हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी नेचर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी फोरियर नॉन जीरो कोफिशिएंट आर पॉसिबल इन द, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। तो समीशन ऑफ के से लेकर 0 से के और माइनस इन्फिनिटी से के तक, माइनस इन्फिनिटी के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 डेल्टा ऑफ टी माइनस टी नॉट। तो इसके कितने फोरियर सीरीज कोफिशिएंट बनते हैं, तो गाइस ये फोरियर कोफिशिएंट जो बनते हैं इसमें, ये फोरियर सीरीज डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की बुक में ये टॉपिक कंप्लीट अवेलेबल है। तो इसको वहाँ से जाके आप इसके इम्पल्स ट्रेन वगैरह ये तमाम चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से जो इसका राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, 1/t के हिसाब से आगे इसके फोरियर कोफिशिएंट बनते जाएंगे। तो 1/t के हिसाब से इसके बनते जाएंगे, 1/2 इस तरह आगे इसके काफ़ी कोफिशिएंट बनते जाएंगे गाइस। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर बनता है। तो आप खुद भी इसको देख लें, इस टॉपिक को डीएसपी के बुक में ये टॉपिक मैंने खुद देखा, ये अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप जाके इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच आर द फॉलोइंग ऑपरेशन हैज टू परफॉर्म टू इंक्रीज द सैम्पलिंग रेट। सैम्पलिंग रेट को परफॉर्म करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कौन सा ऑपरेशन की है, इंटरपोलेशन, डेसिमेशन, क्वांटाइजेशन। तो गाइस आप याद रखना है, जब इंटरपोलेशन जो है हमारे पास सैम्पलिंग रेट को अप करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है, और डेसिमेशन जो है वो सैम्पलिंग रेट को डाउन करने के लिए, डाउन सैम्पलिंग जब की जाती है तो डेसिमेशन यूज होती है। तो सैम्पलिंग रेट को इंक्रीज करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो प्रोसेस वो इंटरपोलेशन है, सैम्पलिंग रेट को डिक्रीज करने के लिए हम डेसिमेशन करते हैं। तो यहाँ पे उसने इंक्रीज का पूछा, इंक्रीज द सैम्पलिंग रेट, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो राइट आंसर है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, द इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ ए जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए का स्क्वायर जेड इज ग्रेटर देन ए। तो गाइस इसके ऑप्शन गिवन नहीं है। तो गाइस हमारी काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो इसको आपने फोरियर ट्रांसफॉर्म के फार्मूले से जाके सॉल्व कर लेना है। ये टॉपिक बेसिकली डीएसपी और सिग्नल सिस्टम की बुक में भी अवेलेबल होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ फिल्टर यूज एज एंटी एलियासिंग फिल्टर। तो एंटी एलियासिंग फिल्टर कौन से टाइप का फिल्टर होता है, तो ये लो पास फिल्टर होता है, ऑप्शन नंबर सी। तो 39 क्वेश्चन में राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, लो पास फिल्टर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, फॉर ब्रिज नेटवर्क शाउन इन फिगर डिटरमिन द आईटी, द सोर्स वोल्टेज इज 13 वोल्ट एंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर। तो हमारे पास एक ब्रिज नेटवर्क गिवन है, तो ब्रिज नेटवर्क हमारे पास गिवन है, सोर्स वोल्टेज 13 वोल्ट दिया गया है, करंट टोटल करंट हमें फाइंड करना है, द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टेंस। तो नेटवर्क में आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास एक ब्रिज नेटवर्क है गाइस। टोटल करंट हमने यहाँ पर इसको फाइंड करना है। तो टोटल करंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेटवर्क की हमें पता होनी चाहिए, आर टी की जो वैल्यू हमें पता होनी चाहिए वो क्या आती है, उसके बाद हम जाके इसको फाइंड कर सकेंगे। तो स्टूडेंट ये ब्रिज नेट के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर ब्रिज नेटवर्क को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे टोटल करंट फाइंड किया जाता है, कैसे इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड किया जाता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा। तो इस तरह का पेपर भी प्रयास के 2020 के जो पेपर हुआ उसके अंदर फेलोशिप का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 1 ओम, इनकी वैल्यूज 1 ओम दी गई है, और जो R5 है उसकी वैल्यू जो है वो 2 ओम दी गई है। तो गाइस इसका जो करंट जो फ्लो करेगा हमारा, जो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट आंसर बनता है, ऑप्शन ए इज 11 एम्पीयर। इसको आप फाइंड कर लें। तो मैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर ब्रिज नेटवर्क को सॉल्व करूंगा, उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि भाई ब्रिज नेटवर्क को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, द रेशियो डब्ल्यू ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा टी इन ऑक्टेटिव के अंदर इसकी रेशियो क्या होगी। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी में कहता है 4, ऑप्शन सी में कहता है 5, तो ऑप्शन डी में कहता है 8। तो गाइस एक कंट्रोल सिस्टम इस क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो उसमें ऑप्शन डी बन जाएगा, ऑक्टेटिव के अंदर जो उसकी रेशियो बन जाएगी 8 आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है जी, टू अवॉइड द लोडिंग ड्यूरिंग द रीड ऑपरेशन, टू अवॉइड द लोडिंग ड्यूरिंग द रीड ऑपरेशन द डिवाइस यूज, कौन सी डिवाइस को यूज किया जाता है, तो लैच, फ्लिप फ्लैप बफर, ट्राई स्टेट बफर। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, लोडिंग को अवॉइड करने के लिए रीड ऑपरेशन के दौरान ट्राई स्टेट बफर को यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, द गिवन सिस्टम बिलीव फाइंड द रेंज ऑफ द गेन के दैट लीड टू स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी कौन सी कंडीशन के ऊपर हमारा जो सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, के की वो कौन सी कंडीशन होगी जिसके ऊपर हमारा जो सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। तो गाइस ऑप्शन में कहता है के इज लेस देन 1386 द सिस्टम विल स्टेबल, के इज लेस देन 1386 द सिस्टम विल रिमेन स्टेबल। ऑप्शन डी में कहता है डोंट से एनीथिंग या नन ऑफ द अबव। तो हमारा इसमें राइट जो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, के इज लेस देन 1386 द सिस्टम विल रिमेन स्टेबल। राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया कैसे उसको सॉल्व करना है, पहले इस क्वेश्चन को इसको फर्दर सॉल्व करके हम राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया इसके ऊपर लगाएंगे। तो ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, फॉर स्टेडी स्टेट ट्रांजिट इम्प्रूवमेंट, कहता है जी फॉर स्टेडी स्टेट ट्रांजिट इम्प्रूवमेंट द कंपनसेटर यूज्ड इज लीड कंपनसेटर, लैग कंपनसेटर, लैग लीड कंपनसेटर। गाइस कंपनसेटर के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियोस बनाऊंगा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के अंदर, इंशाल्लाह आपको तमाम कंपनसेटर के बारे में क्लियर हो जाएगा, कौन से कंपनसेटर है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदा है। तो ट्रांजिट स्टेडी स्टेट इम्प्रूवमेंट की जो हमारे पास जो कंपनसेटर जो होता है, दोनों स्टेट की बात करें, ट्रांजिट और स्टेडी स्टेट दोनों की बात कर रहा है वो, ट्रांजिट स्टेट और स्टेडी स्टेट दोनों की बात ये कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास लीड लैग कंपनसेटर जो होता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, लीड लैग कंपनसेटर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। तो गाइस काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, हाइज स्टोरिंग द डेटा टू वर्ड स्टैक, डेटा को स्टैक के अंदर जब स्टोर किया जाता है इज इंक्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा स्टैक के अंदर हम डेटा को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब डेटा को इंक्रीज किया जाएगा स्टैक के अंदर, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाई 1, डिक्रीमेंटेड बाई 1, इंक्रीमेंटेड बाई 2, डिक्रीमेंटेड बाई 2। तो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा हम स्टैक के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाई 2। अगर डेटा को पुश कर रहे हैं, अगर इस डेटा को पॉप करेंगे तो वो इंक्रीमेंटेड होगी, डेटा को पुश करेंगे तो वो डिक्रीमेंटेड बाई 2। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन रिलेटेड टू द एएलयू वर्किंग अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू के बारे में क्वेश्चन था, इसकी वर्किंग के बारे में अगर स्टेटमेंट अभी याद नहीं है तो आपने एएलयू वर्किंग के बारे में आपने देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इफ़ वी एम्पलीफाई द ईसीजी सिग्नल बिफोर डिजिटाइजिंग, अगर हम ईसीजी सिग्नल को
एम्पलीफाई करते हैं बिफोर डिजिटाइजिंग से पहले, अगर हम एम्पलीफाई कर देते हैं तो विच वन इज़ द प्रोबेबली इम्प्रूव, उसमें से कौन सी चीज़ जो है वो इम्प्रूव होगी। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में कहता है फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन, बी वोल्टेज रेजोल्यूशन, सी में कहता है टाइम रेजोल्यूशन। तो इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, द टाइम रेजोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को आपने खुद भी देख लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें मेरे ख्याल से राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, is the fastest oscillation that we want to measure at the 120 Hz, which are the following the most reasonable sampling rate। तो sampling rate reasonable क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 250 इज द राइट आंसर। तो 250 हमारे पास सैम्पलिंग रेट होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से क्वेश्चन कर देते हैं, काफ़ी टाइम भी हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 49 है, द वोल्टेज डिवाइडर बाइस प्रोवाइड्स द अनस्टेबल क्यू पॉइंट, स्टेबल क्यू पॉइंट, स्टेबल पॉइंट विद इजीली वैरीज विद चेंज इन ट्रांजिस्टर गेन। तो जो हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर बैच होता है वो स्टेबल क्यू पॉइंट को प्रोवाइड करता है। इसकी डिटेल आपको देख लें, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है। गाइस आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50, द कंडीशन दैट ऑल द रूट्स ऑफ पोलिनोमियल आर, बट पोलिनोमियल गिवन ए इज नॉट एस क्यूब प्लस ए1 एस स्क्वायर प्लस ए2 s1 प्लस ए3 एस क्यूब, द नेगेटिव रियल पार्ट इज कंडीशन गिवन है। तो इसमें ए1 ए3 इज ग्रेटर देन ए0 ए0 ए2, a0 a1 is greater than a2 a3, a1 a2 is greater than a0 a3, a2 a0 is greater than a1 a3। तो गाइस इस क्वेश्चन को आपने खुद भी देख लेना है। मेरे ख्याल से जो इसमें अप्रोप्रिएट राइट आंसर बनता है a0 a0 1 is greater than a2 a3। इस क्वेश्चन को आप खुद भी देख लें। तो गाइस ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की ये हमारी वीडियो इंतहाई। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन है, द वेरी लॉग इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय। तो लास्ट क्वेश्चन नहीं था ये 51 नंबर को, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 51 जो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, वेरी लॉग इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय IEEE इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन, बोथ है एंड बी। ऑप्शन डी में कहता है ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो गाइस इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। तो वेरी लॉग इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। तो स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो इतनी थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो गाइस जिन स्टूडेंट ने प्यास स्कॉलरशिप का टेस्ट देना तो उस वीडियो को लाजमी शुरू से लेकर कंप्लीट देखें, इंतहाई इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की हमारी। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। उसके ऊपर हमारे डेली के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट फील्ड्स, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह तमाम इनके क्वेश्चन वगैरह आते हैं। उन क्वेश्चन को अगर आप देख के करें वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ पे आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें कि उसके ऊपर भी हमारी वीडियोज़ के अपडेट्स आती हैं। तो अगर आपको PDF वगैरह डिफरेंट टॉपिक्स की चाहिए तो हमारी वेबसाइट कामयाबinjinier.com पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की हमारी वीडियो इतनी थी। थैंक यू सो मच।